नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज हम बात करेंगे गोबर की खाद की। गोबर की खाद सबसे उत्तम खाद है। यदि आप किसी भी तरह की खेती करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं या फिर आज के हिसाब से मॉडर्न खेती करते हैं, तो आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। बिना गोबर की खाद के आप पर्याप्त उत्पादन नहीं ले सकते। लेकिन गोबर की खाद यदि कच्ची है, पूरी तरह से अपघटित नहीं है, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं है, तो गोबर की खाद भी ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकती। तो गोबर की खाद को डिकम्पोज करना, उसकी पूरी तरह से अपघटित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपघटन के बाद ही गोबर का जो 50% अंश सेलुलोज के रूप में रहता है, सेलुलोज या हेमी सेलुलोज के रूप में रहता है या लिग्निन के रूप में होता है, वो अपना प्रभाव दिखा पाता है। जब फुल सेलुलोज का पूरी तरह से डिकम्पोजिशन होता है, तभी उससे बहुत सारे जैव रसायन पैदा होते हैं जो मिट्टी पहुंचकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एक मिश्रण है, एक अणु है। इसमें करीब करीब 100 कार्बन के अणु रहते हैं। उसमें ऑक्सीजन के भी 80 से ज्यादा अणु रहते हैं, ऑक्सीजन के भी 40 से ज्यादा अणु रहते हैं, नाइट्रोजन भी 23-24 अणु उसमें रहते हैं। ये जटिल संरचना है। और लेकिन ये जो ह्यूमिक एसिड की जो संरचना है, जब मिट्टी में पहुंच के अपनी सक्रियता दिखाती है, ये मिट्टी के जीवाणु के माध्यम से डिकम्पोज होती है, तो मिट्टी की फर्टिलिटी को उच्चतम स्तर तक पहुंचा पाती है। बिना ह्यूमिक एसिड के आप रासायनिक खादों का भी पूरा उपयोग नहीं कर पा सकते। आपके खेत की मिट्टी में कितना भी नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटासियम हो, जिंक हो, आयरन हो, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरोन, कोई भी पोषक तत्व हो, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता जब तक कि उसकी मिट्टी के अंदर ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड नहीं है। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ये सारे पोषक तत्व अपना मूल्यवान प्रभाव दिखा पाते हैं। और इन जो ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड के महत्व को बढ़ाने के लिए मिट्टी के जीवाणु हैं, जो फंगस हैं, जो दूसरे सूक्ष्म जीव हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इसीलिए कहा गया है कि यदि मिट्टी में आप सिर्फ जीवामृत के माध्यम से मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, तो शायद आप उतने कामयाब नहीं होते। इसीलिए तो पिछले 50 वर्षों से हमारे देश के लाखों किसान जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं। पहले कहते थे कि साल में 2-4 बार जीवामृत प्रयोग करने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ती भी है, कई लोग कर भी रहे हैं। कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि जीवामृत के प्रयोग करने से 2 साल में उनकी उत्पादकता थोड़ी बढ़ी है, उनकी रासायनिक खादों की निर्भरता घटी, निश्चित घटी है। लेकिन उसके लिए मैं उदाहरण दूंगा, उसको करके देख लीजिए। आप 100-200 मीटर का कोई जो जगह है, आप कवर कर लीजिए, दीवार खड़ी कर दीजिए, वहां जाना छोड़ दीजिए, चाहे वो घर के आसपास हो या खेत के आसपास हो, जंगल कहीं भी हो। आप उसका बड़ा सा बना दीजिए, उसमें खुद मत जाइए, ना किसी को जाना दीजिए। आप देखेंगे 3-4 महीने में ही वहाँ कई तरह की पेड़ पौधे उगने आते हैं। आप देखेंगे साल भर में तो वहाँ एक जंगल जैसा बन जाता है। आप चाहे मिट्टी वो अनुपजाऊ रही हो, बांझ रही हो, बंजर रही हो, वहाँ भी कई तरह के पेड़ विकसित होना शुरू हो जाते हैं। यदि बंजर भूमि को भी आप साल 2 साल के लिए ऐसी स्थिति में रख देंगे, वहाँ जाना आना छोड़ देंगे, तो वहाँ एक छोटा सा जंगल विकसित हो जाता है। ये सहज प्रयोग है, क्योंकि प्रकृति के अंदर निश्चितता है कि यदि हमारा आवागमन हो जाए, हम किसी तरह की गतिविधि को रोक दें, तो मिट्टी के अंदर अपने ही जीवन चक्र के कारण कई तरह के जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। और जब जीवाणु सक्रिय होते हैं, तो मिट्टी में ऐसे जो महत्वपूर्ण पोषक रसायन हैं, उनका उनकी शुरुआत हो जाती है। तो जो ह्यूमिक एसिड है, फ्लोविक एसिड है, दूसरे जैव रसायन मिट्टी के हैं, वो हमारे या किसी देने से नहीं होते, मिट्टी की परिस्थिति को प्राकृतिक करने की परिस्थिति हो जाती है। इसलिए देखा गया है कि आप मिट्टी में गोबर डालना शुरू कर दीजिए, गौमूत्र छिड़कना शुरू कर दीजिए, पशुओं को बैठाना शुरू कर दीजिए, पशुओं के जो अवशिष्ट भाग हैं, गोबर गोबर है या दूसरे मलमूत्र हैं, उनको त्यागना शुरू कर दीजिए। स्वयं अपने मलमूत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, या फिर जो साग सब्जियां हैं जो आपके काम के नहीं, वो फेंकना शुरू कर दीजिए, या इनको सड़ा के खाद के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो मिट्टी की फर्टिलिटी तो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाती है। लेकिन उसको तीव्र कैसे करें, बात तो तीव्रता की है। इसीलिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग ये नहीं करते कि हमारे अंदर कोई सनक चढ़ गई है कि हम उनको प्रयोग करना ही करना है। हम इसलिए इनका प्रयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एसएसपी, कोई भी हो, हम इनका इसलिए प्रयोग करते हैं कि हम एक अच्छी उत्पादकता लेना चाहते हैं।
हम अपने खेतों में अच्छा लाभ लेना चाहते हैं। यदि हम यदि हम लाभ की इच्छा ना करें, हम बीज डाल दें, उसमें जितना हो उससे संतुष्ट हो जाएं, तो फिर हमें खादों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो मैक्सिमम उत्पादन चाहिए। अब वो टाइम तो रहा नहीं कि हम अपने परिवार के पेट भरने के लिए अनाज पैदा करते हैं, क्योंकि हम यदि ऐसा करने लगे कि हमारे देश में 80% किसान जो हैं सीमांत किसान हैं, ज्यादातर किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। 2 एकड़ के माध्यम से परिवार पालना बहुत मुश्किल है। फिर परिवार की इच्छाएं भी हैं, परिवार बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी है। यदि घर में कोई बीमार हो जाए तो अच्छा इलाज भी लेना है, मकान भी बनाना है, बच्चों की शादियां भी करनी है, वाहन की भी आवश्यकता है। तो इन सब के लिए 2 एकड़ खेत से यदि सीमित मात्रा में उत्पादन होगा तो सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए तो ज्यादा अधिकांश आज किसान कर्ज से दबने लग गया है, क्योंकि वो उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करता है, या बच्चों की पढ़ाई पर, विवाह पर, मकान बनाने पर इतना खर्चा कर देता है, कर्जदार हो जाता है। तो ऐसे में हम रासायनिक खादों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ सके। इसी उत्पादनता को हम यदि प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से बढ़ाना चाहें, तो हमें जैविक खेती में भी कुछ नए प्रयोग करने की जरूरत है। तो उसका सहज प्रयोग ये है कि हम जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट को हम केंचुए के माध्यम से तैयार करते हैं, तो उसमें कुछ हद तक गोबर का डिकम्पोजिशन है, जो गोबर का अपघटन है, कुछ अधिक मात्रा में हो जाता है। तो उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की मात्रा तो बढ़ती है, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ जाती है। और उसमें कुछ परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो फिर ह्यूमिक एसिड, फ्लूइक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन उसमें इतना फ्लूइक एसिड या ह्यूमिक एसिड नहीं है कि वो उत्पादकता को डबल कर सके। तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। फ्लूइक एसिड या ह्यूमिक एसिड का दर हम बढ़ा सकते हैं यदि हम मिट्टी में हमारे जो प्राकृतिक जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकें। आज हम देखने में आ रहा है कि हमारी मिट्टी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों की संख्या पर ग्राम 5 से 600 करोड़ के आसपास होती थी, अब वो घट के 40 से 50, कई स्थान तो ऐसे हैं यहाँ उससे भी कम नीचे के स्तर पर गिर रही है। और अधिकांश तरह के जीवाणु तो अब पूरी तरह से मृत हो गए हैं। पिछले 25 सालों में हमारे वैज्ञानिक अथक प्रयास के बावजूद भी 20-25 तरह से अधिक के जीवाणु को सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। लेकिन प्रकृति कहती है, हमारा अपना भाव कहता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि प्रकृति के अंदर लाखों तरह के सूक्ष्मजीव ऐसे हैं तो मिट्टी के जीवंतता को, मिट्टी की जीवनी शक्ति को बनाने में महत्वपूर्ण है। गाय को लेकर भी ऐसे प्रयोग हुए हैं। हमारे देश में तो ऐसे प्रयोग नहीं हुए। हमारा तो विश्वास था कि गाय के पेट के अंदर लाखों तरह के, करोड़ों तरह के देव निवास करते हैं। देव किस रूप में माना है, कोटि किस रूप में माना है, इस को लेकर विवाद है। लेकिन ये सुनिश्चित हो गया है कि हमारी जो देसी गाय है उसके पेट के अंदर लाखों तरह के सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, जो सक्रिय होते हैं, क्योंकि उनकी सक्रियता से ही गाय में विशिष्टता भी आती है। ऐसे सूक्ष्म जीव दूसरे पशुओं में कम मात्रा में है, या जो देसी जीव जिस जगह पर हैं उनमें तो कुछ हद तक हैं, लेकिन मांसाहारी जीवों में ऐसे सूक्ष्म जीव बहुत निम्न स्तर पर हैं। इसलिए मांसाहारी जीवों का जीवन काल शाकाहारी जीवों की तुलना में निम्न स्तर पर रहता है, कम रहता है, आधे से कम रहता है। ये देखने में आया है। शारीरिक दृष्टि से भी देखा जाए, रोग प्रतिरोधक दृष्टि से भी देखा जाए, तो शारीरिक भोजन के जो शाकाहार भोजन पर जो जीव निर्भर रहते हैं उनकी जीवनी शक्ति ज्यादा स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है, बौद्धिक क्षमता भी उनके पास ज्यादा रहती है। मांसाहारी तो हिंसक रहते हैं, जीवन काल कम रहता है और वो सहजता से रोगों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या निम्न स्तर पर रहती है। और गाय की तुलना की जाए तो गाय के शरीर के अंदर तो लाखों तरह के जीवाणु की कल्पना की गई है। यद्यपि हम लाखों तरह के जीवाणु को अभी तक खोज नहीं पाए हैं, निर्धारित नहीं कर पाए हैं। हम अपनी बात करें तो अब हमारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अब एक चीज पे जोर देने लगे। अभी तक उनका पिछले 50-60 सालों में 1940 से लेकर अभी तक जोर था एंटीबायोटिक के ऊपर। कोई भी बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, जख्म हो जाए, फेफड़ों में संक्रमण हो जाए, हृदय रोग का अटैक हो जाए, चोट लग जाए, पेशाब बंद हो जाए, कोई भी तरह का दस्त लग जाए, इन सब में सबसे पहला जो काम होता था, एक डॉक्टर एंटीबायोटिक का प्रयोग करता था।
जो प्रतिजीवी मेडिसिन है उनका प्रयोग करते थे। उनका आधार था कि जीवाणु को निष्क्रिय कर दो, मार दो, स्वस्थ हो जाएगा शरीर। लेकिन अब मानने लगे हैं कि जीवाणु का, जब से हमने एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे आवश्यक जो रसायन पैदा होते थे, पदार्थ पैदा होते थे, उनका सिंथेसिस घट गया है। क्योंकि हमारे पेट के अंदर खास करके जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बृहत आंत है, उसमें हजारों तरह के जीवाणु सक्रिय रहते हैं, जिनको हम माइक्रोफ्लोरा कहते हैं, घट फ्लोरा कहते हैं। ये घट फ्लोरा सक्रिय रह के न केवल पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि पाचन के माध्यम से जो उपयोगी रसायन पैदा होते हैं, उनके अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और स्वयं भी शरीर के लिए आवश्यक बहुत सारे रासायनिक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। यही जो क्रिया हमारे अंदर होती है, उनको ऐसे घट फ्लोरा को, ऐसे माइक्रोफ्लोरा को हम प्रोबायोटिक के माध्यम से बढ़ाते हैं। इसीलिए कई बार देखने में आया है कि दही के प्रयोग से, छाछ के प्रयोग से हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और सत्य दूसरी चीज़ों के। ऐसे ही माइक्रोफ्लोरा के विषय में अब पशुओं को लेकर भी चिंतन चल रहा है, गाय को लेकर भी चिंतन चल रहा है। और ऐसे माइक्रोफ्लोरा तो हमारे प्राणियों के शरीर में रहते, मिट्टी के अंदर भी ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो अनंत काल से मिट्टी के अंदर सक्रिय रह के मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए हुए हैं। लेकिन अब हम उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि हमने माइक्रोब्स को सिर्फ अपने शरीर पर ही नष्ट नहीं किया, पशुओं के शरीर में इनको समाप्त नहीं किया, हमें मिट्टी के माइक्रोब्स को भी रासायनिक खाद और कीटनाशकों के माध्यम से नष्ट कर दिया है। तो यदि इनको संरक्षित करना है तो गोबर का डिकम्पोजिशन अपकरण बहुत महत्वपूर्ण है। गोबर के माध्यम से, गोबर की खाद के माध्यम से हम इस प्राकृतिक संतुलन को फिर से स्थापित कर सकते हैं, और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं। मिट्टी खाद का कैसे प्रयोग करना है, मिट्टी की गोबर की खाद का कैसे प्रयोग करना है, और गोबर की खाद से हम कैसे अधिकतम लाभ ले सकें, कैसे गोबर की खाद से हम फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमेट, पोटेशियम आदि की मात्रा को बढ़ा सकें, मिट्टी को उपजाऊ बना सकें। इस संबंध में हम कल की वीडियो बात करेंगे। आपके मन में कोई शंका है, कोई समाधान चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट दे सकते हैं, अपना नंबर भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस जिज्ञासा का समाधान करने की। धन्यवाद मित्रों।